हेलो फ्रेंड्स, सीजीबीएसई एंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, आप लोग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। उससे पहले आपको 10 सेकंड आपको लूँगा, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमारा ऑफर चल रहा है केवल उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश पैसे के नाम से हमारा बैच ज्वाइन नहीं कर पाए थे। उनके लिए शानदार बैच है। केवल 299 रुपीज़ में आपको अभी तक जितने भी टेस्ट हुए 9 महीने में, वो सारे लिंक, लगभग 100 टेस्ट का लिंक एक साथ आपको दे रहे हैं। ठीक, और आपका वर्ग 2 का भी आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। दोनों बेच लेते हैं 599 रुपीज़ में। तो तीनों ऑफर अभी केवल 2 दिन के लिए है, तो देख लीजिएगा जिनको भी लेना होगा। और हमारा प्रैक्टिस सेट बुक भी आपको केवल 99 रुपीज़ में मिल रहा है। तो इन सभी की जानकारी आपको कुछ देर पहले बैच में मिल गई थी, तो देख लीजिएगा। जिनको भी लेना होगा क्लास के बाद आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। और चलिए, क्लास स्टार्ट होने वाला है, आप लोग तैयार हो जाइए। एक बार लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसमें आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी देना था। देख लीजिए कि यह मौका मत छोड़िएगा, जिन लोग भी पैसे के नाम से अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे। और परफेक्ट तैयारी हो जाएगा आपको। डेली रिवीजन कीजिए, टेस्ट दिलाइए, एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए। ठीक, चलिए बस इतनी जानकारी देना था। क्लास स्टार्ट करते हैं, शेयर कर दीजिए आप लोग। आना चाहते हैं करा लीजिए कि ये हमारा नंबर है। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करें। क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन 31 से स्टार्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप लाइव चैट ऑन कर लीजिए, नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ से लाइव चैट ऑन कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलेगा, सभी लोग ऑन कर लिए लाइव चैट। चलेगा, पहला क्वेश्चन लेंगे 31। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, बताइएगा। न, म, द, ध। आपको 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा है। आपको याद होना चाहिए क्या क्या वर्ग होता है। क, ठीक है, च, ट, प, और क्या होता है लास्ट, कचप, टप। ठीक है, तो ये त और प। ठीक है, आपको इसको ध्यान दीजिएगा। आपको 5 वर्ग याद होने चाहिए। इसको कैसे याद करते हैं हम लोग। क, च, ट, प, कचप, टप। इस कचप, टप, ये 5 वर्ग होते हैं। अब पाँचों में 5 वर्ण आते हैं। क वर्ग को जैसे लेंगे आप, तो क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग को लेंगे, क्या होता है, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग को लेंगे तो इसमें क्या रहता है आपका, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, त वर्ग को लेंगे, जो आपको क्वेश्चन में पूछा तो इसमें क्या रहता है, त में त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। ये आगे, ये आगे, ये आगे, म नहीं आया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर म। ये तो आपका प वर्ग है। प में क्या होता है, प, फ, ब, भ, म। तो ये आपके 25 जो वर्ण हैं, ये आपको याद होने चाहिए क्रमशः। इसी प्रकार आप इसको याद कर लीजिएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, और ट वर्ग, फ वर्ग। ठीक है, कचप, टप, ये वर्ग का नाम याद करने का तरीका है, कचप, टप। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। संदेश सूचक वाक्य, विधानात्मक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य। चलिए बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिएगा, देखिए कई लोग इसको गलत बताएंगे कि संकेत बता रहा है कि राजा आ गए करके संकेत सूचक मार देंगे, या संकेतार्थक मार देंगे, या संदेशार्थक मार देंगे। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है विधानात्मक वाक्य। अभी विधानात्मक वाक्य होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। आपको हर क्वेश्चन में आपको जानकारी हम दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का आगे क्वेश्चन इससे बने, इस टॉपिक से, तो आपको बन जाए। ठीक है, देखिए विधानात्मक वाक्य किसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है। जैसे राम आया, आप लोग घर जा रहे हो, राजा नगर में आए, ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। मतलब किसी बात के या कार्य के होने का बोध हो, उसको विधानार्थक वाक्य कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ठीक है, विधानात्मक वाक्य। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक पद है, बताइएगा। दशानन, लुप्त पद, प्राप्तोदक, उपहत पशु। बताइए कौन सा संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 कमेंट करेंगे, सभी लोग लाइव चैट में कमेंट कीजिए और अंतिम तक बने रहिएगा ना, बीच में कोई भी क्लास छोड़ के मत जाया करें। और क्लास के बाद आप लोग शेयर कर दिया करें। बार बार बोलता हूँ मैं आप लोग को, क्लास शेयर किया करें, तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हम आपको दे पाएंगे। और साथ ही जो भी बैच नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एक बार मौका मिला है।
एक पोस्ट लेके जाना है, तो किसी भी प्रकार की कमी मत कीजिए, चलेगा। देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि बहुव्रीहि क्या होता है, मतलब किसी तीसरे का अर्थ दिखाता है, ठीक है। जैसे दशानन, दशानन क्या होता है, 10 सिरों वाला अर्थात रावण। इस प्रकार क्या होता है, रावण एक तीसरा अर्थ दिखा रहे हैं, जबकि शब्द के दोनों पदों के दो अर्थ हैं, 10 और सिर, ठीक है। तो ये क्या दोनों में संबंध भी बता रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दशानंद, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा, बताइएगा आगे। तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे या यजमानों की खोज में रहते हैं जो खाली स्थान हो। अब खाली स्थान की जगह बताइएगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाराज। अब इसको डाल के देखते जाइए एक एक ठोको। जैसे तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे ही यजमानों की खोज में रहते हैं जो आँख के अंधे गांठ के पूरे हो, मान न मान मैं तेरा मेहमान हो, या गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाराज। बताइएगा सबसे बेस्ट क्या इसमें जम रहा है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आँख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है। जो कम बुद्धि वाले रहते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं मान लेते हैं, ऐसे पंडे जब जाओगे ना आप लोग तो ऐसे ढूंढते रहते हैं उन लोग। चलेगा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक क्वेश्चन आपका है सकर्मक अकर्मक वाक्य। देखिए हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने लाते हैं जिसमें हर प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनने आते हैं सभी आपके कवर हो जाएं, ठीक है। मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में क्या है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों, या अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं है। बताइए मैं अपना सिर खुजाता हूँ क्या है इस वाक्य में, फास्ट कमेंट करेंगे। देखिए किसी भी क्रिया का फल अगर चलेगा, बताइए इसका आंसर। तो देखिए ये वाक्य में क्या बोला है, खुजाना एक क्रिया है, उसका फल किस पे पड़ रहा है, सिर पे पड़ रहा है। खुजा रहे हैं हम लोग क्रिया, उसका फल क्या है, सिर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक बार देख ही लीजिएगा सकर्मक अकर्मक अच्छे से, एक क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 36, मैं खाना खा चुका तब वह आया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ऐसा एक वाक्य है जो बोल रहा है कोई, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है, बताइएगा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संक्षिप्त वाक्य है। चलिए बता दीजिए क्या वाक्य है ये, मैं खाना खा चुका तब वह आया, जल्दी से कमेंट कीजिए। 36 का आंसर क्या होगा, देखिए मैं खाना खा चुका तब वह आया, इसमें जो पहला वाक्य क्या है, मैं खाना खा चुका, ये क्या है, एक साधारण वाक्य है, जबकि दूसरा इसके अधीन है, मैं खाना खा चुका तभी ये आया, ठीक है, इसी के अधीन है ये। तो जब ये अधीन रहते हैं तो दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र वाक्य कहलाता है। जब कोई वाक्य है उसके अधीन कोई वाक्य तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 37। चलेगा क्वेश्चन देखेंगे 37 क्या बोलता है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सर्वनाम संज्ञा विशेषण क्रिया, बताइए। ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो एक नज़र में देखते साथ ही आपको बन जाते हैं। जैसे क्या है, काला, उसकी विशेषता बता रहे हैं, कुत्ता काला है तो ये विशेषण हो गया, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है, बताइएगा। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। यहाँ पे ये पूरे वाक्य को देखिए, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए, यहाँ पे तो लगा है अल्पविराम, जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो, इसका तो कुछ नहीं लगा, तो यहाँ पे कौन सा आ सकता है, बताइए।
देखिए इसमें अगर हम लोग देखें आंसर तो दो चीज़ का कमी है। एक तो यहाँ पे देखेंगे पूर्ण विराम की कमी है, ये भी सही आंसर, यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए। दूसरा, पूर्ण विराम के बाद आपका उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह, इसमें दो ऑप्शन है आना चाहिए, ठीक है, एक उद्धरण चिन्ह होना चाहिए, एक पूर्ण विराम, ठीक है, दो चीज़ की कमी हो गया इसमें, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे क्या कहलाते हैं? तद्भव, विदेशी, तत्सम, देशज। मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सभी को पता होगा। जो संस्कृत से आते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में आते हैं, हिंदी में तद्भव बोलते हैं, ठीक है, और जो हिंदी से संस्कृत में जाता है वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एक अनार 100 बीमार, ये क्या है बताइए? एक अनार 100 बीमार, मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है, लोकोक्ति है, बताइएगा। एक अनार 100 बीमार, देखिए ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, हम ठीक है, तो लेकिन वाक्य नहीं मानेंगे, लेकिन ये क्या है? एक लोकोक्ति है, अर्थ बताता है ना। आप किसी को बोलते हैं एक अनार 100 बीमार, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लोकोक्ति, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है कोप, बताइए कोप का क्या अर्थ होता है? अवितथ, कृतांत, अमर्ष, मृषा। चलिए 41 का जल्दी से बताइएगा। देखिए जो कोप शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? गुस्सा, ठीक है, उसी का ही है आपका पर्यायवाची है गुस्सा। तो और क्या बोलते हैं इसमें का? गुस्सा बोलते हैं, रोष, आक्रोश, ताव, ताव में आ जाते हो ना, एकदम आक्रोश में आ गया, ताव में आ गया, गुस्सा में आ गया, रोष आ गया, उसमें रोष भर गया। और एक शब्द होता है अमर्ष, ये भी गुस्सा है, ठीक है, तो कोप शब्द का पर्यायवाची क्या है? अमर्ष, याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोलता है 42? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, मूल स्वर, बताइएगा। जैसे अ प्लस अ रहेगा तो सेम स्वर हो गया, लेकिन अ प्लस ई रह गया या अ प्लस उ रह गया तो ये क्या बनता है? बताइएगा। 42 का आंसर कीजिए। देखिए जब दो या दो से अधिक स्वरों का मेल एक अन्य स्वर से उत्पन्न होता है तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त स्वर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, गौरव गाथा। ठीक है, देखिए इसके बीच में जो चिन्ह लगा है छोटा सा डेश, ठीक है, इन दोनों के बीच लगे चिन्ह को क्या नाम बोलते हैं? लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह, बताइएगा। गौरव गाथा के बीच जैसे माता पिता लिखते हैं, पति पत्नी लिखते हैं, इसमें जो बीच में जो चिन्ह डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह बोलते हैं। याद रखिएगा, जो छोटा सा बीच में किसी दो शब्दों को या विपरीत शब्द हो या समानार्थी शब्द हो, जो विपरीत, जैसे माता पिता हो गया, गौरव गाथा, इसमें बीच में जो लगता है ये शब्द, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट मार, अगला शब्द है पॉकेट मार। शब्द में समास है, कौन सा समास है बताइए? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो कौन सा समास आएगा इसमें? पॉकेट मार। चलिए कमेंट कीजिए। देखिए इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉकेट मार, ठीक है। मतदाता, जैसे मत देने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ठीक है, तो ये तत्पुरुष आ रहा है। और तत्पुरुष में कौन से? कर्म, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक है। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, क्या बोलते हैं? पॉकेट मार, तो तत्पुरुष समास आ जाएगा इसका सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया, उल्टी गंगा बहाने लगा, बताइए। मैं शर्म से
शर्म के मारे चुप हो गया, ये किस में आएगा चारों में से? 45 का आंसर कीजिए। चलेगा, इसका क्या हो जाएगा? देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अपना सा मुंह लेकर रह गया, इसका अर्थ क्या होता है? सभी को पता होगा ना, क्या होता है? लज्जित हो जाना। तो यहाँ भी लज्जित हो गया ना, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्मा के मारे चुप हो गया, लज्जित हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना सा मुंह लेकर रह गया। चलिएगा, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना, क्रोध से देखना। बताइए, कोई बोलते हो ना आप आंखें मत दिखा मेरे को, ठीक है, आंखें दिखा बात मत करना, तो उसका क्या अर्थ होता है बताइए जल्दी से। 46 का आंसर कमेंट कीजिए। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ डांटना या धमकी देना होता है या क्रोध करना होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध से देखना। ठीक है, तो आप लोग ना समय से जुड़ जाया करें, समय का वेट मत किया करें, डेली क्लास होगा मतलब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। कहूँ रावण रावण जग केते, कहूँ रावण रावण जग केते। देखिए इस शब्द को अच्छे से पढ़िए, कहूँ रावण रावण जग केते। पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए दो बार रावण प्रयोग हुआ है ना, कहूँ रावण रावण जग देते, तो दोनों रावण के बारे में पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जातिवाचक या जातिवाचक जातिवाचक। बताइए दोनों रावण का किन किन अर्थों में प्रयोग हुआ है दो बार? देखिएगा, सबसे पहले कहूँ रावण, इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो दो आ गया व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अगला देखते हैं, रावण जग केते, रावण जग केते, इसमें देखिए दूसरा वाक्य रावण जग जग केते के रूप में जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक, और दूसरा हमारा जातिवाचक। चलेगा, जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है? भगवत भगवत भक्ति में संधि है, कौन सा संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, कूट स्वर संधि। बताइए भगवत भक्ति में कौन सा संधि है? चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा, जब ना कोई भी व्यंजन है, व्यंजन के साथ व्यंजन आए या स्वर आए, ठीक है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ व्यंजन आए या स्वर आए, तो वहाँ पे जो भी विकार उत्पन्न होगा व्यंजन संधि होता है, ठीक है। इस संधि में स्पर्श व्यंजनों के स्थान पर उसी व्यंजन के तीसरे अक्षर का प्रयोग होता है। जैसे भगवत भक्ति, देखिए भगवत भक्ति में ता, भगवत जैसे अलग लिखेंगे तो भगवत ऐसे लिख देंगे, तो इसमें जो ता के स्थान पर द आ गया है, आधा द आ गया है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग व्यंजन संधि, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, भगवत भक्ति में कौन सा होगा? व्यंजन संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शानदार आंसर देना है आप लोग। चलेगा 49। अनुकरणीय में लगा है, कौन सा प्रत्यय बताना है आपको? अनुकरण, ई, छोटा ई बड़ा ई, बताइएगा अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का एक क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग एक क्वेश्चन आएगा, सभी के एक क्वेश्चन आता है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इसीलिए आपको एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज में भी शानदार पैटर्न में आपको क्वेश्चन कराते हैं। चलिएगा, बताइएगा अनुकरणीय में लगा है कौन सा प्रत्यय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकरणीय। देखिए ई तो समझ में आ गया पढ़ के अनुकरणीय, लेकिन यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा लगा मतलब बड़ी की वाला ई आएगा, अगर छोटी की मात्रा लगा रहता तो यहाँ छोटी वाला ई आता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखिए द्वंद्व समास बोलते हैं, बताइए कौन सा वाला द्वंद्व सही है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन है, चारों द्वंद्व लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा द्वंद्व वाला हम लोग वर्तनी की दृष्टि से सबसे सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। देख लीजिएगा ऐसे लिखाता है द्वंद्व ना। क्वेश्चन नंबर चलिए 51 देखेंगे। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में क्या कहते हैं? वाक्य का जो छोटा अंश होता है उसको क्या बोलते हैं? पदबंध, पदतल, पदरूप या पदजात्र। चलिए बताइएगा 51 का क्या होगा आंसर? तो देखिए
किसी वाक्य के अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पदबंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पदबंध। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा सुने होंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें शब्द शक्ति पहचानी, कौन सा है, लक्षणा शब्द शक्ति, अमीक्षा शब्द शक्ति, माधुर्य शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, बताइएगा। बचपन में बहुत पढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बताइएगा। 52। तो देखिए इसमें क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। अभी इसको आप लोग गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके मान लीजिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 60 क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में हिंदी के। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनता है उसे क्या कहते हैं। मतलब एक मूल शब्द हो गया, इसमें कुछ भी तोड़ मड़ोड़ कर देंगे फिर क्रिया बन जाएगा, वो क्या बनेगा, क्रिया। तो उस शब्द को क्या बोलते हैं, धातु, क्रिया, मूल धातु, यौगिक धातु, बताइए। 53 का आंसर करेंगे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। हम लोग धातु में कोई भी विकार उत्पन्न करके उसको क्रिया बना देते हैं, ठीक है। जैसे चल, चल क्या है, एक धातु है और उसमें हम लोग विकार उत्पन्न कर देंगे, चलना, तो एक क्रिया बन गया, ठीक है। पढ़, पढ़ना, ठीक है, उसी प्रकार चलेगा। वो देर भी देते हैं, क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे दे देगा आपको चलना, चलना में धातु अलग कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, चल, चल आपका क्या धातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, बताइए। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, चलिए बताइएगा। 54 का आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिकरण कारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जैसे वह रात में आएगा, में और पर आना चाहिए। अधिकरण क्या होता है, अब पढ़ते ना, ऐसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अधिकरण में और पर, संबंध काके की, तो अधिकरण में क्या रहता है, में और पर। अब देखिए किसी भी आधार पर रखते हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, वह रात में आएगा, तो यहाँ पे आधार क्या हो जाता है, में और पर, तो अधिकरण आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलेगा, ये आपका गद्यांश रहता है, उस पर संबंधित 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे ये दिया हुआ है गद्यांश, जीवों और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कराता है। आप समझ गए, आप इस टॉपिक पर दिया हुआ है गद्यांश। जीव अपने पर्यावरण के अजीवित तत्वों या घटकों से क्रिया करते हुए सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या इको तंत्र कहते हैं। विभिन्न इको तंत्र का संगठन भिन्न भिन्न होता है। इको तंत्र यथार्थ में कार्बनिक, जैविक, अकार्बनिक, जैविक। अब देखिए मैं ऐसे पढ़ लिया, आपको ऐसे नहीं पढ़ना था, सीधा आप देखेंगे आपत्तिक गद्यांश, सीधे चले जाएंगे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आना है फिर खोजने। पहला क्वेश्चन पढ़ो, फिर आओ गद्यांश में खोजो, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर आओ गद्यांश में खोजो, ठीक है। जीव और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी। देखिए इसके लिए अब हमको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। बताइए इसका सही आंसर बताइएगा, चलिएगा कमेंट कीजिए तो आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अभी हम लोग पढ़े इकोलॉजी, तो इकोलॉजी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी आपको फॉलो का ध्यान रहता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इको तंत्र को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। ये भी कॉमन सेंस वाला है आपका, सौरमंडल, तारामंडल, जैवमंडल, इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 क्वेश्चन तो आपको खोजने ही नहीं पड़े, आपको डायरेक्ट मिल गया बिना गद्यांश पढ़े। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इको तंत्र को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57। पारिस्थितिक तंत्र या इको तंत्र का यह घटक नहीं है, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, कार्बनिक पदार्थ, मौसम। चलिए बताइएगा। इसके लिए भी आपको पठित गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखिए सूर्य प्रकाश तो रहता ही है, कार्बनिक पदार्थ रहता ही है, मौसम भी रहता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा ये तो नहीं होता भैया, ठीक है। ये तो पारिस्थितिक तंत्र का भाग ही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 3 क्वेश्चन बिना गद्यांश पद्यांश पढ़े आ गए। अगला 58।
ठीक है, वो 3 ही क्वेश्चन था ना, 50 कितना क्वेश्चन तक था इसमें, ये था आपका 55 से 57, 55, 56, 57 3 क्वेश्चन था उसमें, तीनों हो गए। अब यहाँ से फिर फ्रेश क्वेश्चन हो गया, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चलेगा। तो 58 बताइएगा आप लोग। पढ़ने को दैनिक जीवन में जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? मतलब आप कुछ भी पढ़ते हो उसको दैनिक जीवन से जोड़ देते हो। श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का, पठन कौशल का, बताइए। तो देखिए तो सरल है, सही एकदम आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ने को दैनिक, जब पढ़ने की क्रिया हो रहा है तो पठन कौशल का हिस्सा है, हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में जोड़ देते हैं, तो पठन आपका पठन कौशल का ये हिस्सा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग करना, विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना। बताइएगा, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा निगेटिव बताइएगा। देखिए क्या क्या होता है आपका, पहले वो सुन लीजिए किसी विशेषता क्या होता है लेखन कौशल में। विचारों के मध्य संबंध स्थापित करना, विषय वस्तु को स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप से जोड़ना, सुंदर व स्पष्ट लेख लिखना, व्याकरण के नियमों को भाषा में शुद्ध रूप से प्रयोग करना, ये सब होते हैं हमारे लेखन कौशल के विशेषता। तो इसमें क्या बोला है, विषय वस्तु को स्पष्ट और तार्किक रूप से संगठित करना, पहला तो सही है। लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, ये भी सही है। व्याकरण का सही उपयोग करना, ये भी सही है। विचारों के बीच संबंध स्थापित ना करना, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमको तो संबंध स्थापित करना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिएगा आज का अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 60। बालाघाट या बलाघाट बोलते हैं, बलाघाट का प्रयोग होता है श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में, लिखन कौशल में। बताइए बलाघाट का प्रयोग किस में करते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए बलाघाट का प्रयोग हम लोग बोलने के कौशल में करते हैं, ऊपर ऊपर नीचे बोलना रहता है, धीरे से कोई जोर से, तो जो बीच बीच में रुकावट आती है उसी को बोलते हैं बलाघाट। तो बोलने के कौशल में ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे इस सेशन में 60 क्वेश्चन किए हम लोग ने, 30 से 60 किए, 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, हिंदी के। तो आगे भी आपके सेशन लगातार